एक काला भालू सोसाइटी में घुस आया और बेरहमी से लोगों को मारने लगा, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया, बल्कि मैंने खुद अपना दरवाजा खोलकर उसे मुझे मारने का मौका दे दिया। असल में एक हफ्ते पहले ही मैं उस छोटे से गांव में पहुंच गया था जहां काला भालू लोगों की हत्या करने वाला था, और मुझे पहले से पता था कि एक हफ्ते बाद काला भालू सोसाइटी में घुसकर लोगों को बेरहमी से मारने वाला है। इस काले भालू की इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा थी, यहाँ तक कि वह इंसानों को धमकाकर अपनी मदद करने के लिए मजबूर कर सकता था। मैंने सोसाइटी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं हर बार सोसाइटी के गेट से बाहर कदम रखता, मैं वापस अपने घर में टेलीपोर्ट हो जाता। यहाँ तक कि काले भालू का नाम भी प्रोहिबिटेड वर्ड बन गया था। जैसे ही मैं ये दो शब्द बोलता, मेरी आवाज अपने आप म्यूट हो जाती। मैंने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार फोन पर कॉल कनेक्ट न होने का मैसेज आता। जब मदद नहीं मांग सकता था तो मुझे खुद ही अपनी जान बचानी थी। मैंने एक रेनोवेशन कंपनी से कॉन्टैक्ट किया और अपने घर को एक अजय एपोकलिप्स फोर्ट्रेस बनाने की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले दीवारों और मुख्य दरवाजे पर 20 सेंटीमीटर मोटी स्टील प्लेट्स लगवाई। वेट की प्रॉब्लम को देखते हुए इनके अंदर सॉलिड स्टील नहीं था, बल्कि ऐसी अलॉय कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया था जिसे एंटी टैंक कैनन भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता था। इसके बाद बारी थी वाटरप्रूफिंग की। काला भालू बहुत इंटेलिजेंट था। अगर उसने कमरे के अंदर पानी भर दिया तो मेरे पास चुपचाप मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए मैंने पूरे कमरे को सील करवा दिया, और अगर कोई पानी अंदर भर भी दे तो उसे बाहर निकालने के लिए पहले से पाइप्स लगाए गए थे। नॉवल में जू का डायरेक्टर भी काले भालू के साथ मिला हुआ था। नॉवल में बीच बीच में वह लोगों को बहाने से बाहर बुलाकर काले भालू के सामने खाना बनवा देता था। मुझे शक था कि उसने बहुत पहले ही सोसाइटी की लोकेशन तय कर ली थी, इसीलिए रेनोवेशन का सारा सामान सिर्फ रात में ही अंदर लाया जाता था। कंस्ट्रक्शन की स्पीड बनाए रखने के लिए मैंने खास तौर पर कई कंस्ट्रक्शन टीम्स बुला ली, ताकि 24 घंटे लगातार काम चलता रहे। घर के अंदर जो भी बेकार सामान था उसे पूरी तरह फेंक दिया गया, ताकि मेरा विजन पूरी तरह क्लियर रहे। रेनोवेशन पूरा होने के बाद मेरा लिविंग रूम एक बहुत बड़े केज जैसा दिखने लगा। यह वही प्रिजन था जो मैंने काले भालू के लिए तैयार किया था। एक बार अंदर आने के बाद उसके लिए बाहर निकलना नामुमकिन था। इसके अलावा मैंने पूरे कॉरिडोर और लॉबी में जगह जगह सीसीटीवी कैमरास भी लगवा दिए, ताकि मैं काले भालू की हर मूवमेंट को कभी भी मॉनिटर कर सकूं। मैंने सोलर पावर सिस्टम भी इंस्टॉल करवाया था। अगर काला भालू मेन इलेक्ट्रिसिटी स्विच तोड़ भी देता तो भी मैं आराम से बिजली इस्तेमाल कर सकता था। मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ वेपन्स भी खरीद लिए थे। लिविंग रूम में शावर और एयर कंडीशनर भी लगाया गया था। एसी का मैक्सिमम टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच सकता था, जबकि शावर आग बुझाने के लिए था। सिर्फ उसे फंसाकर रखना ही काफी नहीं था। मेरा प्लान था कि मैं उसे बुरी तरह टॉर्चर करूं। इस बार मैं देखना चाहता था कि आखिर ये जानवर प्रे है या हंटर। रात के 12 बजे अचानक मुझे बाहर इलेक्ट्रॉनिक लॉक की आवाज सुनाई दी। अनलॉक फेल्ड, अनलॉक फेल्ड। मैंने सीसीटीवी पर नजर डाली तो देखा कि काला भालू पड़ोसी के घर के दरवाजे पर झुका हुआ था। उसने अपनी आंखें दरवाजे से बिल्कुल सटा रखी थी, मानो पीप होल से घर के अंदर की सिचुएशन देखने की कोशिश कर रहा हो। यहाँ तक कि उसने अपना पंजा इलेक्ट्रॉनिक लॉक पर रखा और उसे अनलॉक करने की कोशिश करने लगा। सीसीटीवी में पड़ोसी के गाली देने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन काले भालू ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक काला भालू गुस्से से बेकाबू हो गया और जोर जोर से दरवाजे को तोड़ने लगा। अगर यह नॉवल के अंदर वाली कहानी होती तो मैं बहुत पहले ही बाहर निकलकर उसे गालियां देने चला गया होता और फिर काले भालू के एक ही वार से मारा जाता। तभी मेरे फोन पर मैसेज नोटिफिकेशन आया, बिल्कुल दरवाजा मत खोलना, बाहर शायद कोई भालू है। वो मुझे बताता भी नहीं, तो भी मुझे पता था क्योंकि सीसीटीवी में मैं सब कुछ साफ देख रहा था। तभी 802 वाले पड़ोसी ने दोबारा मैसेज भेजा, मेरा दरवाजा तो पूरी तरह टूट कर टेढ़ा हो गया है, लगता है अब कभी भी बिखर जाएगा। मैंने देखा था कि कुछ दिन पहले तुम्हारे घर में रेनोवेशन चल रहा था। क्या मैं तुम्हारे घर आकर रीइंफोर्स्ड बैल्कनी में छिप सकता हूँ? ओरिजिनल असिस्टेंट वाली कहानी में 802 वाले पड़ोसी से कांटेक्ट करने वाला कोई सीन नहीं था। लगता है मेरे यहाँ आने की वजह से स्टोरी की घटनाएं बदल गई थी, लेकिन उस आदमी ने मुझे कभी देखा तक नहीं था, तो उसे कैसे पता था कि मेरे घर को रीइंफोर्स किया गया है? मैंने जवाब दिया, सॉरी, बैल्कनी पूरी तरह सील है, तुम अंदर नहीं आ सकते। सामने वाले के चैट में काफी देर तक टाइपिंग दिखाई देता रहा। कुछ देर की खामोशी के बाद अचानक उसका मैसेज आया, तुम सच में घर पर हो। मैं उसके इस मैसेज का मतलब समझ नहीं पाया, लेकिन इस सिचुएशन में मैं कोई सेंट बनकर दूसरों की मदद करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सीसीटीवी में काला भालू शायद अधीर हो चुका था और उसने घूमकर मेरे घर के मेन डोर पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे घर का रीइंफोर्स्ड डोर बेहद मजबूत था। कुछ देर तक दरवाजा पीटने के बाद उसने अचानक रुकर अपने एक्शंस बंद कर दिए। अगर यह दरवाजा हिल भी गया होता तो मैं उन लोन कंपनीज का एहसान कैसे चुका पाता जो मेरे घर के पास से गुजर रही थी। अचानक मेरे फोन पर फिर से मैसेज नोटिफिकेशन आई। ओनर ग्रुप में लोग शिकायत करने लगे, कौन है? रात के इस समय इतना शोर क्यों कर रहे हो? दरवाजा खोलने से मर जाओगे क्या? ऐसे ही चलता रहा तो मैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को बुला लूंगा। सोने भी नहीं दोगे क्या? फिर किसी ने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को टैग किया, थोड़ा वेट करो। काला भालू जब मेरे घर के मेन डोर को हिला तक नहीं पाया तो ऐसा लगा जैसे उसने हार मान ली हो और वह दूसरी दिशा में जाने लगा। अरे, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने सच में बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अभी तक तो इतना शोर था और अब एकदम आवाज बंद हो गई। लगता है मेंटेनेंस फीस बेकार नहीं गई। लेकिन इस बार प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की तरफ से काफी देर तक कोई रिप्लाई नहीं आया। जब सभी को लगा कि अब सब ठीक है, तभी अचानक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने ग्रुप में फोटोज भेजना शुरू कर दिया। उन फोटोज का कोई पैटर्न नहीं था। कुछ फोटोज में दीवारें थीं, कुछ में कॉरिडोर था। लगातार फोटोज आने की वजह से ग्रुप में नोटिफिकेशंस लगातार बजने लगी। साला, रात में सोता नहीं है क्या? मरने का शौक है क्या? कल मैं तुम्हारी कंप्लेंट जरूर करूंगा और तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा। तभी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की तरफ से ग्रुप में एक और मैसेज आया। फोटो में वह पूरा खून से लथपथ था और उसका शरीर एक बेहद अजीब पोजीशन में मुड़ा हुआ था, मानो उसे जबरदस्ती 2 हिस्सों में मोड़ दिया गया हो। यह देखते ही ग्रुप में हंगामा मच गया। तू बेवकूफ है क्या? रात में ऐसी डरावनी फोटो भेजकर लोगों को डरा रहा है। सच में तेरे दिमाग में प्रॉब्लम है। अगली बार मेंटेनेंस फीस भरने से पहले मैं कसम खाता हूँ कि नहीं भरूंगा। मैं चुपचाप उनकी आपस में लड़ाई देखता रहा। लेकिन अजीब बात यह थी कि 802 वाला पड़ोसी, जिसने शुरुआत में
में ही मुझे काले भालू के बारे में वार्न किया था, अब अचानक बिल्कुल चुप था। बहुत अजीब था, बहुत ही अजीब। तभी 802 वाले पड़ोसी ने मुझे फिर से मैसेज किया, प्लीज अपना दरवाजा खोल दो, काला भालू अभी यहाँ नहीं है, मुझे डर है कि वह वापस आ जाएगा। तुमने ग्रुप के मैसेजेस भी देखे हैं, प्लीज दरवाजा खोल दो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर उसे काले भालू के बारे में पता था तो वह ग्रुप में इसके बारे में क्यों नहीं बता रहा था। वह लगातार काले भालू की टेरिफाइंग नेचर पर जोर दे रहा था, लेकिन उसका एकमात्र मकसद सिर्फ इतना था कि मैं अपना दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने दूं। उसके चैट में फिर से टाइपिंग दिखाई देने लगा। मैं काफी देर तक वेट करता रहा, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। तभी सीसीटीवी में काला भालू एक बार फिर वापस आता दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था। इंसानों का खून उसके बालों से नीचे टपक रहा था और जमीन पर खून के निशान छोड़ रहा था। काला भालू अपनी आंखें मेरे घर के पीप होल से सटाकर अंदर की सिचुएशन देखने की कोशिश करने लगा। तभी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की तरफ से ग्रुप में एक और मैसेज आया, लेकिन इस बार मैसेज काफी टूटा फूटा था। सॉरी, मैंने गलती से फोटोज ले ली थी। दरवाजा खोलो, 801 को चेक करना है। 801 मेरा घर था। मैंने सीसीटीवी की तरफ देखा तो काले भालू के हाथ में कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे वह छेड़छाड़ कर रहा था। ओपन डोर 801, ओपन डोर 801, ओपन डोर 801। ग्रुप में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बार बार यही मैसेज रिपीट कर रहा था, लेकिन पड़ोसी अब इम्पेशेंट हो चुके थे और उन्होंने भी मुझे टैग करना शुरू कर दिया। 801, तुम दरवाजा खोलकर उसे चेक करने दें, कुछ गलत नहीं होगा तो वह चला जाएगा। रात में थोड़ा शांत रह सकते हो क्या? मैंने जवाब दिया। कॉरिडोर में काला भालू है, तुमने वह फोटो नहीं देखी क्या? प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को उसने पहले ही मार दिया है। एक पड़ोसी बोला, तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हारा मतलब है कि काला भालू फोटोज खींचकर मैसेजेस भेज रहा है? क्या आज अप्रैल फूल्स डे है? मैंने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न कर दिया है। अब तुम लोग विश्वास करो या मत करो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर सकता हूँ। इसके बाद ग्रुप में अचानक खामोशी छा गई। जब मुझे लगा कि अब सब ठीक हो गया है, तभी 802 वाले पड़ोसी ने अचानक ग्रुप में एक फोटो भेज दी, लेकिन फोटो भेजने के तुरंत बाद उसने उसे डिलीट कर दिया। एक पड़ोसी ने पूछा, 802 तुमने क्या भेजा था? तुम भी 8वीं मंजिल पर रहते हो, आखिर वहाँ काला भालू है या नहीं? लोगों को बार बार डराना बंद करो। पहले फोटो फिर काले भालू की बात, लेकिन इसके बाद 802 वाला ग्रुप में बिल्कुल चुप हो गया। यह देखकर मैंने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। जो वार्निंग देनी थी मैं दे चुका था, अब आगे क्या होता है यह उनकी किस्मत पर था। सीसीटीवी में काले भालू ने देखा कि मेरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो उसने फिर से मेरे घर का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। इस बार उसके वार लगातार और ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। अचानक काला भालू 2 कदम पीछे हटा और फिर उसने अपना पूरा शरीर मेन डोर की तरफ जोर से पटक दिया। एक जोरदार धमाके के बाद काला भालू उस भारी इंपैक्ट से उछलकर पीछे जा गिरा। उसने अपना सिर हिलाया, मानो उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरे घर का दरवाजा इतना मजबूत होगा। यह टक्कर क्लियरली उसे काफी भारी पड़ी थी। काला भालू अपनी आंखें पीप होल के पास ले गया, लेकिन मैंने पीप होल को भी मॉडिफाई कर रखा था। अचानक पीप होल के अंदर से एक शार्प स्पाइक बाहर निकला और काले भालू को चुभ गया। दर्द से काला भालू जोर से दहाड़ने लगा और इसके बाद उसने पहले से भी ज्यादा ताकत लगाकर दरवाजे को तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी इतनी ताकत भी मेरे दरवाजे पर बिल्कुल असर नहीं कर रही थी। तभी किसी पड़ोसी ने पूछा, अभी कैसी आवाज आई थी? मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी जंगली जानवर के चीखने की आवाज थी। दूसरा बोला, मुझे मत डराओ, ये तो बहुत डरावना था। काला भालू बुरी तरह फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, लेकिन उसके पास कुछ करने का कोई तरीका नहीं था और वह एक बार फिर दूसरी दिशा में जाने लगा। लगता है उसने मेरे पीछे पड़ने का आइडिया छोड़ दिया था। अभी हुई आवाज की वजह से ग्रुप में एक बार फिर जोरदार डिस्कशन शुरू हो गया। आड़ों एक में आखिर हुआ क्या है? मैंने अभी एक जोरदार दहाड़ सुनी, कहीं सच में कोई भालू तो नहीं है? मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था, लेकिन तुम लोगों ने विश्वास नहीं किया। भालू मेरी तरफ से चला गया है, अब मुझे भी नहीं पता कि वह कहाँ गया। तो कर क्या रहे हो? जल्दी से पुलिस को कॉल करो। अरे ये तो बिल्कुल नया कॉन्वर्सेशन है, मैंने पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था, लेकिन पुलिस को कॉल किया ही नहीं जा सकता था। ये बहुत अजीब है। मैसेजेस तो भेजे जा सकते हैं, लेकिन फोन कॉल बिल्कुल नहीं हो रही। सब लोग पैनिक मत करो, मेरा एक दोस्त पुलिस में है, कॉल नहीं हो रही, लेकिन मैंने उसे मैसेज कर दिया है, वह थोड़ी देर में लोगों को लेकर यहाँ आ जाएगा। सब लोग बस 20 मिनट टिके रहो। ये 802 वाला बहुत सस्पिशियस था। उसने सबसे पहले काले भालू को देखा था, फिर भी उसने एक शब्द तक नहीं कहा और अब अचानक सामने आकर ऐसे बोल रहा था जैसे सभी को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। 802, तुमने सबसे पहले काले भालू को देखा था, फिर तुमने उस समय कुछ क्यों नहीं कहा? मैंने सीधे सवाल उठा दिया और सोचा कि ग्रुप की पब्लिक ओपिनियन का दबाव बनाकर उससे सच्चाई निकलवाऊं। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, बस ग्रुप में सभी को हेल्प की जरूरत थी, इसलिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की। हाँ, 802 ने तो कुछ कहा ही नहीं, उल्टा तुम कभी काले भालू की बात करते हो और कभी हत्या की। लगता है सच में तुम्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। कुछ फायदा तो मिला नहीं, उल्टा खुद ही बदनाम हो गए। तभी 201 वाले ने एक अजीब मैसेज भेजा, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, सब कुछ ठीक है। 201 का मैसेज बिल्कुल वैसा ही था जैसा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वाले के मरने के बाद आया था। लगता है 201 वाला भी मारा जा चुका था। देखा, मैंने कहा था ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 801 ही बेवजह लोगों को भड़का रहा है। मुझे तो लगता है इसका इंटेंशन ही सही नहीं है, ये चाहता है कि हम सब बाहर निकले। हाँ, कौन सा काला भालू? मुझे तो लगता है ये सब 801 ही चाल है। 802 पर शक करने वाला खुद ही असली चोर निकला। आखिर इंसान का दिल ही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। थोड़ी देर बाद जब इनका सामना काले भालू से होगा तब सब अपने आप शांत हो जाएंगे। तभी 802 ने मुझे प्राइवेट मैसेज भेजा, प्लीज मेरी मदद करो और दरवाजा खोल दो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं सच में अब और नहीं झेल सका। मैंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना ध्यान वापस सीसीटीवी की तरफ कर लिया। काला भालू एक बार फिर वापस आ चुका था। उसकी रिवेंज लेने की इच्छा बहुत ज्यादा थी। मेरे घर से लगातार कई बार नुकसान उठाने के बाद वह मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। अचानक वह फिर से सीसीटीवी की रेंज से बाहर चला गया, लेकिन जैसे ही मैंने खिड़की की तरफ देखा, वहां मुझे एक बहुत बड़ी ब्लैक शैडो दिखाई दी। काला भालू मेरे घर की खिड़की तक पहुंच चुका था। ये पहली बार था जब मेरा और उसका सीधा आमना सामना हुआ था। वह खिड़की के पार से मेरा चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था और गुस्से में खिड़की पर जोर जोर से पंजे मारने लगा। वहीं मैंने कुर्सी
खींचकर वहां रखी और बैठ गया। ऊपर बैठकर मैं आराम से कोक पीते हुए उसे देख रहा था। काला भालू मुझे इस तरह आराम से बैठे देखकर गुस्से में जोर जोर से दहाड़ने लगा। मैंने कहा और जोर से चिल्ला, खाना नहीं खाया क्या? खिड़की के ग्लास की साउंड प्रूफिंग काफी अच्छी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह मेरे लिप्स देकर मेरी बात समझ पा रहा था। खिड़की पर उसके वार लगातार और ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे। तभी अचानक पूरे घर में अंधेरा छा गया। किसी ने मेन बिजली का स्विच ही बंद कर दिया था। ग्रुप में फिर से हलचल शुरू हो गई। क्या हुआ? तुम लोगों के यहाँ भी बिजली चली गई क्या? मेरे यहाँ भी बिजली चली गई। क्या मेन स्विच फिर से ट्रिप हो गया? जल्दी से प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करो। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को किस लिए रखा है? ग्रुप में डिस्कशन लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन मैंने सीधे अपना सेल्फ पावर जनरेशन सिस्टम चालू कर दिया। अच्छा हुआ, मैंने पहले ही अपना सेल्फ पावर जनरेशन सिस्टम लगा रखा था, इसलिए बिजली जाने की मुझे बिल्कुल चिंता नहीं थी। 101 की ओर, तुम्हारे घर में अभी भी बिजली क्यों है? भले ही वह मेरे पड़ोस में रहता था, लेकिन उसे मेरे घर के बेडरूम का नजारा दिखाई नहीं दे सकता था जब तक कि वह बाहर से पूरी बिल्डिंग को ऑब्जर्व न कर रहा हो। मुझे तुरंत समझ आ गया कि 802 वाला इस समय अपने घर के अंदर बिल्कुल नहीं था। वह बाहर से पूरी बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहा था। पूरी बिल्डिंग में सिर्फ मेरे घर की लाइट्स जल रही थी। नॉवल में इस आदमी का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था। लगता है मेरे आने की वजह से एक के बाद एक बटरफ्लाई इफेक्ट्स पैदा हो रहे थे। अचानक मेरे दिमाग में आया कि शायद यह आदमी जू का डायरेक्टर ही हो सकता है। इस समय बिल्डिंग के बाहर से पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करने वाला शायद वही हो सकता था। तभी ग्रुप में एक आदमी बोला, मैंने कहा था ना कि 801 में जरूर कुछ प्रॉब्लम है। वह हमें बाहर निकालकर खुद चोरी करना चाहता है। बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या मेरी बात सही निकली? अगर इतनी ही हिम्मत है तो बाहर आओ, आमने सामने देखते हैं। मैंने फिर भी उसे इग्नोर करना चुना, लेकिन तभी अचानक एलिवेटर का दरवाजा खुल गया। एलिवेटर के अंदर से एक येलो हेयर्ड लड़का हाथ में फोन लिए बाहर निकला। 801 मरने का नाटक मत करो, मैं तुम्हारे घर के दरवाजे के सामने ही हूँ। अगर इतनी हिम्मत है तो दरवाजा खोलो। रात के समय किसी को सोने नहीं देते। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई तुम्हें सबक नहीं सिखा सकता? सीसीटीवी के जरिए मैंने देखा कि शायद वह लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। कुछ ही देर बाद मेरे फोन पर एक और मैसेज आया। 721 ने अपनी लाइव स्ट्रीम शेयर की थी। मैंने उसे ओपन किया तो वह मेरे घर के दरवाजे के सामने ही लाइव कर रहा था। लाइव के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर साफ लिखा था, अजीब पड़ोसी को सबक सिखाओ। वह लाइव में बोल रहा था, ब्रदर्स मेरा पड़ोसी सोता भी नहीं है और ग्रुप में बोल रहा है कि यहाँ काला भालू है। मुझे तो लगता है ये पागल है, और अगर सच में काला भालू है भी तो मुझे कोई डर नहीं है। ब्रदर्स थोड़े गिफ्ट्स भेजो, मैं अभी इसे सबक सिखाता हूँ। वह फोन हाथ में लेकर मेरे दरवाजे के सामने आया और दरवाजे पर 2 बार लात मारी। अगर हिम्मत है तो दरवाजा खोलो, अंदर छिपकर कायर मत बनो। मैंने ग्रुप चैट में उसे एक बार वार्न किया, क्योंकि काला भालू इस समय मेरे घर की बैल्कनी से गायब हो चुका था और बहुत जल्द वापस अंदर आने वाला था, लेकिन वह फिर भी लगातार दरवाजा पीटते हुए चिल्लाता रहा, बाहर आने से डरते हो क्या? तुम जैसे कायर देखता हूँ कितने दिन अंदर छिपकर रह सकते हो। आगे से याद रखना कि मेरे सामने हमेशा सिर झुकाकर रहना। उसके फनी एक्सप्रेशंस देकर मैं हंस पड़ा। मेरे पास इस समय जितना सामान और सप्लाईज थे, उनके सहारे मैं कम से कम 6 महीने तक अंदर आराम से छिपकर रह सकता था। उधर लाइव स्ट्रीम में येलो हेयर्ड लड़का लगातार मेरी शिकायतें कर रहा था और खुद को लोगों की भलाई करने वाला बता रहा था, मानो वही जस्टिस का इनकारनेशन हो। तभी अचानक उसके पीछे एक बहुत बड़ी ब्लैक शैडो दिखाई दी। येलो हेयर्ड लड़के ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों के सामने करीब 2 मीटर लंबा काला भालू खड़ा था। काले भालू ने सामने से ही एक जोरदार पंजा मारा और वह दूर जा गिरा। फक, सच में काला भालू है। मैं तो अभी 8वीं मंजिल पर तमाशा देखने जाने वाला था। अच्छा हुआ बाहर नहीं निकला। पुलिस कब आएगी? बहुत डरावना है। अभी अभी मैंने दूसरी पैंट्स बदली थी और फिर गीली हो गई। येलो हेयर्ड लड़का ऑब्वियसली बच नहीं पाया। काले भालू के वार से दूर जाकर गिरते ही वह बेहोश हो गया। अब रात के समय ग्रुप में लोग लगातार 802 को टैग करने लगे। 802, तुम्हारा पुलिस वाला दोस्त कब आएगा? उससे बोलना कि हथियार लेकर आए। हाँ, जल्दी से उसे कॉल करके आने के लिए बोलो। लेकिन इसी समय 802 ने मुझे प्राइवेट मैसेज भेजा, मेरा दोस्त पहुंच गया है, तुम चलोगे? अगर जाना है तो अभी बाहर आ जाओ। मैं उसे बोलकर तुम्हें भी अपने साथ ले जाने के लिए कह दूंगा। उसकी कहीं किसी भी बात पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था। असल जिंदगी में भी कोई बिना किसी मतलब के इतनी आसानी से मदद नहीं करता, तो ऐसी सिचुएशन में तो बिल्कुल नहीं। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, फिर भी वह बार बार मुझे मैसेजेस भेजता रहा। उसमें तो किसी चिपकू लवर से भी ज्यादा पेशेंस था। अगर वह मुझे धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा था तो फिर शायद मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। तभी मैंने सीसीटीवी देखा तो अचानक कैमरा थोड़ा हिलता हुआ दिखाई दिया। 102 के घर का मेन डोर खुला और उसके घर के अंदर से एक दूसरा काला भालू बाहर निकल आया। अच्छा हुआ, मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। मुझे शुरुआत से ही पता था कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। ये काला भालू पहले वाले की तुलना में काफी छोटा था, लेकिन उसकी एक्सप्रेशंस और मूवमेंट्स बिल्कुल इंसानों जैसी थी। कहीं यह भालू सच में इंसानों की तरह इंटेलिजेंट तो नहीं हो गया? दोनों काले भालू कॉरिडोर में गायब हो गए। कुछ ही देर बाद मुझे अलग अलग मॉन्स्टर्स की चीखें और काले भालुओं की दहाड़ें सुनाई देने लगी। ज्यादा समय नहीं बीता था कि दोनों काले भालू फिर से मेरे घर के दरवाजे के सामने लौट आए। लगता है जिन लोगों ने 802 की बात पर विश्वास करके दरवाजे खोले थे, उन सभी को मार दिया गया था। दोनों भालुओं के बाल भी लाल खून से सने हुए थे। साफ था कि उन्होंने अभी काफी लोगों को मार डाला था। दोनों काले भालू आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। साफ दिखाई दे रहा था कि वे मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन यह तो मेरे लिए भी बिल्कुल सही था। मैं तो इसी बात से परेशान था कि वे मेरे पास क्यों नहीं आ रहे थे। इस बार मैं देखना चाहता था कि आखिर तुम हंटर हो या प्रे। यह कमरा शुरू से ही काले भालू के लिए तैयार किया गया था। मेरा प्लान था कि मैं हमेशा अंदर छिपा रहूं और बाहर न निकलूं, लेकिन अब लग रहा था कि अगर मैंने उन्हें अंदर आने का मौका नहीं दिया तो वे भी इतनी आसानी से पीछे हटने वाले नहीं थे। तभी दरवाजे के सामने एक मिस्टीरियस आदमी दिखाई दिया। उसने कहा, कॉमरेड, मैं जू का डायरेक्टर हूँ, तुम चिंता मत करो, काले भालू को हम पहले ही मार चुके हैं। तुम्हें हुई परेशानी के लिए हमें माफ करना। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो दरवाजा खोल दो, मैं खुद आकर तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं मन ही मन बोला, किससे बेवकूफ बना रहे हो? इतना बड़ा काला भालू तुम्हारे बगल में खड़ा है और तुम मुझे अंधा समझते हो? अच्छा हुआ मैंने पहले ही सीसीटीवी कैमरास
मास्क लगा रखे थे, वरना शायद मैं सच में उसके लिए दरवाजा खोल देता। वह फिर बोला, कॉमरेड दरवाजा खोलो, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। जू डायरेक्टर में सच में कुछ गड़बड़ थी, लेकिन मुझे अभी यह पता नहीं था कि आखिर वह इन दोनों काले भालुओं को कंट्रोल कैसे कर रहा था। लेकिन अब जब वह खुद यहाँ आ ही गया था तो पहले थोड़ा एपेटाइजर क्यों ना आजमाया जाए। मैंने अपने फोन से मेन डोर का लॉक खोल दिया। दरवाजा खुलते ही दोनों काले भालू बेहद एक्साइटेड हो गए और अचानक जोरदार दहाड़ मारने लगे। वे दोनों एक दूसरे से आगे निकलकर मेन डोर के अंदर घुसने लगे, मानो वे मुझे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हो। जू डायरेक्टर एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर भी उनके पीछे अंदर आ गया। जैसे ही वे अंदर आए, मैंने फोन से मेन डोर बंद कर दिया। पूरा लिविंग रूम तुम्हारे लिए तैयार किया गया केज है, अच्छे से एंजॉय करो। अब हंटर और प्रे की पोजीशन बदल चुकी थी। मैंने लिविंग रूम की लाइट्स बंद कर दी और पूरा लिविंग रूम तुरंत अंधेरे में डूब गया। जिन लोगों ने कभी प्रिजन में सजा काटी है वे जानते हैं कि एक बहुत खतरनाक पनिशमेंट होती है जिसे डार्क रूम में बंद करना कहते हैं। ऐसा छोटा सा कमरा पूरी दुनिया से अलग होता है, जहां बिल्कुल भी आवाज नहीं होती। कुछ देर वहां रहने के बाद इंसान बेचैन होने लगता है और धीरे धीरे मेंटल ब्रेकडाउन की सिचुएशन तक पहुंच सकता है। इस समय दोनों काले भालू लिविंग रूम में बेचैनी से इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन बाहर का मेन डोर बिल्कुल नहीं खुल रहा था। अंदर आ गए हो तो अब बाहर जाने के बारे में भूल जाओ। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद दोनों काले भालुओं को शायद समझ आ गया कि इसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए वे जमीन पर बैठ गए और अपनी एनर्जी बचाने लगे। जानवर और इंसान अलग होते हैं, वे नेचर से आए हैं, इसलिए अकेलेपन और लंबे इंतजार को ज्यादा सहन कर सकते हैं। लेकिन जू डायरेक्टर की सिचुएशन अलग थी। सिर्फ 2 घंटे बाद ही वह बेचैन और परेशान होने लगा। उसने दोनों काले भालुओं को बाहर निकलने का रास्ता खोजने का ऑर्डर देना शुरू कर दिया। दोनों काले भालुओं ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। जू डायरेक्टर ने उन्हें फिर से आदेश दिया। तभी बड़ा काला भालू अचानक इंपेशेंट हो गया और उसने जू डायरेक्टर को एक जोरदार पंजा मारकर दूर फेंक दिया। मुझे पहले लगा था कि जू डायरेक्टर शायद इन दोनों को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि वह खुद ही एक बड़ा क्लाउन निकलेगा। जू डायरेक्टर जमीन पर पड़ा था और कुछ बार हिलने के बाद बिल्कुल शांत हो गया। उस एक पंजे ने उसके शरीर को बुरी तरह मोड़ दिया था। शायद यही कहते हैं कि अपने किए की सजा खुद भुगतनी पड़ती है। मैंने एसी चालू करके टेम्परेचर 50 डिग्री पर सेट कर दिया। लिविंग रूम में तुरंत लगातार गर्म हवा भरने लगी। दोनों काले भालुओं को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वे बेचैनी से इधर उधर देखने लगे। आधे घंटे बाद कमरे का टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुंच चुका था और लगातार बढ़ रहा था। गर्मी से परेशान होकर दोनों काले भालू मेन डोर पर हमला करने लगे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ ही देर में कमरे का टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच गया और दोनों काले भालू भी पूरी तरह थक चुके थे। मैंने जानबूझकर शावर चालू कर दिया। पानी तेजी से नीचे गिरने लगा और उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें बचने का कोई रास्ता मिल गया हो, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि हर बार पानी गिरने के साथ कमरे का टेम्परेचर और भी बढ़ रहा था। अब तुम्हें अच्छी तरह पता चलेगा कि रोस्ट होने का एहसास कैसा होता है। मैंने लिविंग रूम में इलेक्ट्रिसिटी चालू कर दी। इस समय पूरा लिविंग रूम पानी से भरा हुआ था। एक पल में 220 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट पूरे काले भालू के शरीर में दौड़ गया। गुड बाय केल भालू। जानवर आखिरकार सिर्फ प्रे ही होते हैं। 1 घंटे बाद पुलिस सोसाइटी में पहुंची और दोनों काले भालुओं को अपने साथ ले गई। इसके बाद मेरी जिंदगी भी फिर से पहले जैसी शांत हो गई, लेकिन अचानक मेरी आंखों के सामने फिर से एक सीन दिखाई दिया। अगले सिनेरियो में प्रवेश होने में 23 और 9 मिनट बाकी। मैं चौंक गया। ये क्या है? काउंटडाउन ये अभी भी चल क्यों रहा है? 23 घंटे 39 मिनट। तभी वह ठंडी आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी और मुझे याद दिलाया कि यह सिर्फ पहले डंजन का अंत था, जबकि अगला हॉरर पहले ही मेरी तरफ बढ़ रहा था। ये कैसी बेकार गेम है, एक सांस लेने तक का मौका नहीं देती। सच में इंसान को पूरी तरह कॉर्नर में धकेलने पर तुली हुई है। मेरे पास दुखी होकर बैठने का समय नहीं था। इस अजीब दुनिया में रुक जाना ही मौत के बराबर था। मैंने मॉप उठाया और लिविंग रूम में जमा पानी और खून के निशानों को साफ करना शुरू कर दिया। पानी मेरे पहले से लगाए गए ड्रेनेज पाइप के जरिए धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। इन टाइल्स को कम से कम 3 बार स्क्रब करना पड़ेगा। पूरे कमरे में इस जानवर की बदबू फैल गई है। सच में बहुत डिस्गस्टिंग है। काम करते हुए मैं तेजी से अपने दिमाग में कैलकुलेशंस करने लगा। पहले डंजन में टेस्ट था कि मेन डोर कितना मजबूत है, तो दूसरे डंजन में क्या होगा? क्या इससे भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर आएगा या किसी तरह की एक्सट्रीम वेदर डिजास्टर? अगर अगली बार एक्सट्रीम कोल्ड वेदर आया तो क्या मेरा एसी हीटिंग मोड पर्याप्त होगा? मुझे स्टोरेज रूम में जाकर ब्लैंकेट्स भी चेक करने पड़ेंगे। मैं खिड़की के पास गया और बाहर अंधेरी सोसाइटी की तरफ देखा। स्ट्रीट लाइट्स हल्की हल्की फ्लिकर कर रही थीं। जो पड़ोसी बच गए थे शायद वे अपने ब्लैंकेट्स के अंदर डर से कांपते हुए छिपे हुए थे, लेकिन मेरे अंदर कोई हीरो या सेवियर बनने का प्राइड नहीं था, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि हम सभी बस एक बंद जाल में फंसे हुए छोटे कीड़ों की तरह हैं। अगली बार जो भी आए मुझे हर हाल में जिंदा रहना है। कोई भी मेरी जान नहीं ले सका। मैंने आखिरी बार जनरेटर और अपने सप्लाईज को चेक किया। फ्यूल अभी भी काफी था और पानी भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद था। मैंने मेन लाइट्स बंद की और बेड पर लेट गया। मेरी नजर लगातार उस काउंटडाउन पर थी और मैं चुपचाप अगले मुकाबले के शुरू होने का इंतजार करने लगा। काउंटडाउन हर मिनट और हर सेकंड के साथ कम होता जा रहा था। मैं बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन करवटें बदलने के बावजूद मुझे नींद नहीं आ रही थी। फोन की स्क्रीन बार बार लाइट अप हो रही थी। ओनर ग्रुप में लगातार मैसेजेस आ रहे थे। काला भालू मर चुका था, लेकिन लोगों का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। सभी लोग ग्रुप में अभी हुई भयानक घटना को लेकर लगातार डिस्कशन कर रहे थे। कई लोग अपने मारे गए फैमिली मेंबर्स के लिए शोक मना रहे थे। किसी ने मुझे टैग करके लिखा, T211 अगर तुम्हारे घर में अभी भी बिजली है तो क्या तुम थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर भी दे सकते हो? मेरी माँ का हार्ट कमजोर है और उनका ऑक्सीजन मशीन बिजली न होने की वजह से बंद हो गया है। दूसरे ने कहा, हाँ तुम्हारे घर की रेनोवेशन इतनी अच्छी हुई है, जरूर तुम्हारे पास खाना भी होगा। मेरी बेटी भूख से लगातार रो रही है। इन मैसेजेस को देखकर मैंने ठंडी हंसी हंसी और कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब इन्हें मेरी मदद याद आ रही थी। जब थोड़ी देर पहले ये लोग मुझे पागल कह रहे थे और मुझ पर चोरी करने का आरोप लगा रहे थे, तब इतनी पोलाइटली बात क्यों नहीं कर रहे थे? तभी अचानक वह आदमी जो अब तक बिल्कुल चुप था, काउंटडाउन 0 होने के उस मोमेंट पर मुझे कोई जोरदार धमाका सुनाई नहीं दिया, बल्कि पूरी दुनिया एक अजीब सी खामोशी में डूब गई। मैं खिड़की के पास गया और सामने का नजारा देखकर मेरी सांस अटक गई। अभी
अभी तक गर्म और उमस भरी बारिश वाली रात अचानक गायब हो चुकी थी और उसकी जगह आसमान से लगातार रुई जैसे बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे। बहुत ठंड है, टेम्परेचर इतनी तेजी से नीचे जा रहा है। 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि खिड़की पर मोटी बर्फ जमने लगी। बाहर का टेम्परेचर आंखों के सामने तेजी से गिर रहा था, सीधे 30 डिग्री से नीचे गिरकर 20 डिग्री तक पहुंच गया था और अभी भी लगातार कम हो रहा था। ओनर ग्रुप में पूरी तरह हड़कंप मच गया। बचाओ, मेरे घर की वाटर पाइप्स जमकर फट गई हैं। अचानक स्नो कैसे गिरने लगी? बहुत ठंड है, सच में बहुत ठंड है। हीटिंग सिस्टम बिल्कुल काम नहीं कर रहा। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कहाँ है? प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वाले कहाँ मर गए? मैंने तुरंत घर का सेंट्रल एसी चालू किया और टेम्परेचर को मैक्सिमम पर कर दिया। अच्छा हुआ कि पहले वॉल्स को रीइंफोर्स करते समय मैंने 20 सेंटीमीटर मोटी इंसुलेशन लेयर भी लगवाई थी, इसलिए फिलहाल घर के अंदर टेम्परेचर ठीक ठाक गर्म था। अच्छा हुआ मैंने एक्सट्रीम वेदर की पॉसिबिलिटी का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। ये अलॉय कार्बन फाइबर वाली वॉल्स सच में कमाल की हीट इंसुलेशन देती है। मैं स्टोरेज रूम से एक मोटी डाउन जैकेट निकाल कर पहन लिया और फिर बैकअप पावर सप्लाई को चेक किया। कुछ तो गड़बड़ है, ये स्नो कुछ ज्यादा ही अजीब है। मैंने ध्यान से देखा तो उन स्नोफ्लेक्स का बिहेवियर ऐसा था जैसे वे मेरी जान की तरह खिड़की की छोटी छोटी गैप से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हों। भले ही मैंने पूरे घर को सील कर रखा था, फिर भी हड्डियां जमा देने वाली ठंड अंदर तक महसूस हो रही थी। तभी कॉरिडोर से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। ये काले भालू जैसे किसी जानवर के दौड़ने की आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई कठोर चीज जमीन पर घिसटे हुए आगे बढ़ रही हो। आ गया, नए डंजन का गेस्ट आ चुका है। मैंने सीसीटीवी को घूर कर देखा तो कॉरिडोर में एक ऐसा इंसान दिखाई दिया जिसका पूरा शरीर सफेद फ्रॉस्ट से ढका हुआ था। उसकी मूवमेंट्स बेहद स्लो थी। हर कदम रखने के बाद उसके पैरों के नीचे आइस क्रिस्टल्स की एक लाइन बन जाती थी। वह वही पड़ोसी था जिसे अब भी कुछ समय पहले काले भालू ने मार दिया था। उसकी आंखें अब ग्रे व्हाइट हो चुकी थीं और उसकी स्किन भयानक ब्लू पर्पल रंग की हो गई थी, लेकिन वह किसी तरह फिर से जिंदा हो चुका था। ज़ॉम्बी नहीं, ये तो किसी तरह की फ्रीजिंग एनर्जी द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला पपेट ज्यादा लग रहा है। वह आइस कोर्प्स 300 विंग के दरवाजे तक पहुंचा और काले भालू की तरह जोर जोर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश नहीं की। उसने बस अपना हाथ धीरे से डोर हैंडल पर रखा। तभी एक हैरान कर देने वाला सीन हुआ। पूरा सिक्योरिटी डोर कुछ ही सेकंड्स में तेजी से जमकर बर्फ बन गया और फिर उसके हल्के से धक्का देते ही कमजोर ग्लास की तरह टूटकर टुकड़ों में बिखर गया। इस तरह की एक्सट्रीम कोल्ड में फिजिकल डिफेंस का कोई फायदा नहीं था। सो आन के घर के अंदर से दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी, लेकिन बहुत जल्द वह भी गायब हो गई और सिर्फ बर्फ के टूटने की आवाज बाकी रह गई। मुझे कुछ करना होगा, अगर मेरा दरवाजा भी जम गया तो सब खत्म हो जाएगा। मैं तुरंत लिविंग रूम में भागा और एसी के एयर आउटलेट की डायरेक्शन एडजस्ट की ताकि गर्म हवा सीधे मेन डोर पर जाए। इसके साथ ही मैंने दूसरा बटन दबाया। इसे भी आजमा दें साले। मैंने इसे खास तौर पर एक्सट्रीम कोल्ड वेदर के लिए तैयार किया है। मेन डोर की आउटर लेयर के अंदर लगाए गए हाई रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट्स में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ने लगी। पूरा मेन डोर एकदम गर्म हो गया। बाहर की फ्रॉस्ट अभी दरवाजे के पास पहुंचती भी नहीं थी कि गर्मी की वजह से वाटर वेपर में बदलकर उड़ जाती थी। उस आइस कॉर्प्स को शायद मेरी तरफ से आ रही गर्मी का एहसास हो गया। वह धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर अपनी खाली आंखों से मेरे सीसीटीवी कैमरा की तरफ देखने लगा। आजा देखते हैं पहले कौन जमता है, तुम्हारी बर्फ या मेरी गर्मी। डोर के बाहर खड़ा आइस कॉर्प्स मेन डोर की हाई टेम्परेचर को महसूस करके शायद थोड़ा डर गया। कुछ देर वहां घूमने के बाद वह अचानक मुड़ा और एलिवेटर की तरफ चला गया। मैं अभी राहत की सांस भी नहीं ले पाया था कि अचानक फिर से दरवाजे पर नॉकिंग होने लगी, लेकिन इस बार वह किसी इंसान की उंगलियों से धीरे धीरे दरवाजा खटखटाने की आवाज थी। लीचिंग लीचिंग, क्या तुम अंदर हो? प्लीज दरवाजा खोल दो, मेरी बेटी बहुत। मैंने पीप होल से बाहर देखा। वह 502 वाली यंग मदर थी। वह अपनी बेटी को गोद में लेकर सिकुड़कर खड़ी थी। उसकी आईब्राउज पूरी तरह फ्रॉस्ट से ढकी थी और उसके लिप्स ठंड से पर्पल पड़ चुके थे। नॉवेल में यह वही औरत थी जिसने आधी रोटी के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को सिजर्स से मारने तक की कोशिश की थी। मैंने हल्की सांस छोड़ी और फिर भी दरवाजा नहीं खोला। इस एपोकलिप्स में काइंडनेस सबसे महंगी चीज थी। मैंने कहा, तुम चली जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। रूफटॉप के मशीनरी रूम में जाओ, शायद वहां अभी भी थोड़ी हीट बची हो। वह चिल्लाने लगी, लीचिंग, तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है, हीटिंग है, फिर तुम हमें मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हो? हम सब पड़ोसी हैं, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। इसके बाद वह मेरे मेन डोर पर जोर जोर से लात मारने लगी। उसकी चीख पुकार की आवाज से जो आइस कॉर्प्स अभी कुछ देर पहले जा चुका था वह भी वापस मेरी तरफ आने लगा। और सिर्फ एक नहीं, कॉरिडोर के दूसरे छोर पर अचानक 3 और ऐसी ही फिगर्स दिखाई दी जिनके पूरे शरीर से फ्रीजिंग कोल्ड एनर्जी निकल रही थी। साला ये बेवकूफ औरत सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ खींच लाई। मैंने सीसीटीवी में देखा कि 502 वाली औरत को पीछे से एक आइस कॉर्प्स ने कंधे से पकड़ लिया। उसने आखिरी बार बेहद डेस्परेट होकर चीख मारी और फिर उसका पूरा शरीर तेजी से एक आइस स्टैच्यू में बदल गया। मॉन्स्टर्स ने उसे खत्म करने के बाद एक बार फिर अपना टारगेट मेरे मेन डोर की तरफ कर लिया। इस बार वे पीछे नहीं हटे, बल्कि चारों ने एक साथ अपने हाथ दरवाजे पर रख दिए। खराब बात है, हाई रेजिस्टेंस हीटिंग सिस्टम की हीटिंग स्पीड भी उनकी फ्रीजिंग स्पीड का मुकाबला नहीं कर पा रही है। मेन डोर से दबाव सहन न कर पाने जैसी चरमराने की आवाज आने लगी और थोड़ी थोड़ी फ्रीजिंग कोल्ड एनर्जी डोर की गैप से अंदर घुसने लगी। मैंने अपने हाथ में बची हुई उस आखिरी मिस्टीरियस वेपन को देखा। यही मेरी आखिरी ट्रम्प कार्ड थी। अगर तुम लोग अंदर आना ही चाहते हो तो आओ, तुम्हें दिखाता हूँ कि असली क्रीमेशन ग्राउंड किसे कहते हैं। मेन डोर पर जमी सफेद फ्रॉस्ट लगातार मोटी होती जा रही थी। भले ही हाई रेजिस्टेंस हीटिंग सिस्टम पूरी ताकत से गर्म हो रहा था, फिर भी बाहर मौजूद 4-5 आइस कॉर्प्सेस की कंबाइंड फ्रीजिंग पावर को रोक पाना मुश्किल था। मेटल डोर पैनल से दांतों में झंझनाहट पैदा करने वाली ट्विस्टिंग की आवाज आने लगी, मानो वह किसी भी पल टूटकर बिखर जाएगा। इन मॉन्स्टर्स को तो मिलकर अटैक करना भी आता था। लगता है इस एक्सट्रीम कोल्ड डंजन की डिफिकल्टी काले भालू वाले डंजन से एक नहीं बल्कि कई लेवल्स ज्यादा थी। जैसे ही फ्रीजिंग कोल्ड एनर्जी डोर की गैप से होते हुए लिविंग रूम में घुसने वाली थी, मैं पीछे नहीं हटा, बल्कि मैंने सोफा के पीछे से करीब आधे इंसान जितनी ऊंचाई वाला एक रेड सिलेंडर बाहर
बाहर निकाला। घर को रीइंफोर्स करते समय मैंने खास तौर पर एक ब्लैक स्मिथ से यह हाई प्रेशर थर्मल एनर्जी स्प्रेयर बनवाया था। पहले इसे जू डायरेक्टर के लिए बचाकर रखना चाहता था, लेकिन जब तुम लोग इतनी जल्दी अंदर आना चाहते हो तो पहले तुम ही से रास्ता साफ कर लेता हूँ। मैंने सीधे डोर नहीं खोला, बल्कि फोन से डोर फ्रेम के ऊपर लगाए गए बैकअप एग्जॉस्ट वेंट को एक्टिवेट किया। ये वेंट असल में वेंटिलेशन के लिए बनाया गया था, लेकिन अब यह मेरे लिए अटैक पॉइंट बन चुका था। ले ये खा। एग्जॉस्ट वेंट से एक चमकदार डार्क रेड फायर ड्रैगन जैसी फ्लेम जोरदार आवाज के साथ बाहर निकली और उसने बाहर मौजूद उन फ्रीजिंग कोल्ड एनर्जी के गुच्छों को एक ही पल में निगल लिया। हाई टेम्परेचर और एक्सट्रीम कोल्ड आपस में टकराए और कॉरिडोर तुरंत घनी सफेद वाटर वेपर से भर गया। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा था कि अचानक आई इतनी ज्यादा हीट से आइस कॉर्प्सेस पूरी तरह चौंक गए थे। उनके शरीर पर जमी व्हाइट फ्रॉस्ट तेजी से पिघलने लगी और अंदर की सूखी स्किन दिखाई देने लगी। फ्लेम्स के बीच वे बेहद तेज और डरावनी आवाज में चीखने लगे। फिजिकल डिफेंस तुम्हें नहीं रोक सका, लेकिन 2000 डिग्री की ये हाई टेम्परेचर फायर स्ट्रीम तो तुम्हें जरूर पसंद आएगी। सबसे आगे खड़ा आइस कॉर्प्स फ्लेम्स के इम्पैक्ट से ऐसा टूटने लगा जैसे कोई टूटा हुआ पोर्सलिन हो। आखिरकार उसका शरीर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और वह जोर से जमीन पर गिरकर एक ब्लैक लिक्विड के पडल में बदल गया। बाकी मॉन्स्टर्स ने सिचुएशन बिगड़ती देख अचानक मुड़कर अपने स्टिफ मूवमेंट्स के साथ एलिवेटर के अंदर भागना शुरू कर दिया। पहली वेव के आइस कॉर्प्सेस को पीछे हटाने के बाद भी मैंने अपनी गार्ड डाउन नहीं की। मैंने मेन डोर की हीटिंग पावर फिर से बढ़ा दी और एसी की फैन स्पीड मैक्सिमम पर कर दी ताकि घर के अंदर का टेम्परेचर स्टेबल रहे। अजीब है, इन मॉन्स्टर्स ने बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से रिट्रीट किया है। ऐसा लग रहा है जैसे पीछे से कोई इन्हें कमांड कर रहा हो। मैंने सीसीटीवी स्क्रीन्स बदल बदल कर उस रेड रोब वाले आदमी के फुटप्रिंट्स या उसके किसी ट्रेस को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कॉरिडोर में सिर्फ हर तरफ जमी फ्रॉस्ट और कुछ नेबर्स की आइस स्टैच्यूज दिखाई दे रही थी। बाकी पूरा कॉरिडोर खाली था। तभी मुझे एक डिटेल पर ध्यान गया। तो दियाकोन 301 और बाकी रूम्स में छिपे हुए सर्वाइवर्स के डोर्स अब पूरी तरह खुले हुए थे। क्या उन सभी को पकड़ लिया गया? मैंने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की प्लेबैक स्पीड स्लो कर दी। फुटेज में दिखाई दिया कि जब आइस कॉर्प्सेस मेरे मेन डोर पर हमला कर रहे थे, तभी कुछ और ज्यादा एजाइल ग्रे फिगर्स तेजी से उन नॉर्मल सिक्योरिटी डोर्स के अंदर घुस गए। उन नेबर्स को चीखने तक का मौका नहीं मिला और उन्हें सीधे डार्क कॉरिडोर की गहराई में घसीट लिया गया। ये सीन देखकर मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। ये सिर्फ सिंपल किलिंग नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे पहले से प्लान करके लोगों की हार्वेस्टिंग की जा रही हो। आखिर इस सोसाइटी के अंदर छिपा क्या है? सिस्टम जिस डंजन की बात कर रहा था, क्या उसका मतलब पूरी बिल्डिंग के लोगों को उन मॉन्स्टर्स में बदल देना है? ओनर ग्रुप पूरी तरह शांत हो चुका था। आखिरी मैसेज 502 वाली औरत की हेल्प के लिए की गई रिक्वेस्ट पर ही रुका हुआ था। वह मौत जैसी खामोशी काले भालू के डोर तोड़ने के समय से भी ज्यादा दबाव पैदा कर रही थी। मैं स्टोरेज रूम में गया और अपनी मिस्टीरियस वेपन्स की बॉक्स चेक की। अंदर अभी भी 2 अनटच्ड ट्रेजर्स मौजूद थे। यही मेरी ताकत थी और यही मेरा कॉन्फिडेंस था कि फाइनल क्लाइमैक्स आने पर भी मैं सामना कर सका। इंसान हो या गोस्ट, अगर किसी ने मेरे घर पर नजर डालने की हिम्मत की तो मैं आखिरी दम तक उनसे लड़ूंगा। एक्सट्रीम कोल्ड शुरू हुए 6 घंटे हो चुके थे। खिड़की के बाहर स्नो इतनी जमा हो चुकी थी कि वह दूसरी मंजिल की हाइट तक पहुंच गई थी। पूरी बिल्डिंग अब एक आइसोलेटेड आइलैंड जैसी लग रही थी जो सफेद बर्फीले विल्डरनेस के अंदर दफन हो चुकी थी। मैं सीसीटीवी के सामने बैठा मैकेनिकल तरीके से कंप्रेस्ड बिस्किट्स खा रहा था। तभी स्क्रीन पर एक जाना पहचाना फिगर दिखाई दिया। वह वही रेड रोब वाला था। वह एक बार फिर मेरे घर के दरवाजे के सामने आ चुका था और इस बार उसके हाथ में एक गर्म भाप छोड़ता हुआ इंसुलेटेड फूड कंटेनर था। यह आदमी 50 डिग्री के कॉरिडोर में भी इतनी आसानी से चल पा रहा था मानो बाहर का टेम्परेचर उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही ना हो। उसने सीसीटीवी कैमरा की तरफ देखा और धीरे धीरे इंसुलेटेड कंटेनर खोला। अंदर किसी तरह की किलिंग इंटेंट नहीं थी, बल्कि गर्मा गर्म ब्रेस्ड पोर्क का एक बोल रखा था। वह बोला, मिस्टर ली, घबराइए मत, मैं उन बेवकूफ आइस कॉर्प्सेस जैसा नहीं हूँ। मैं यहाँ बिजनेस की बात करने आया हूँ। मैंने पूछा, बिजनेस? तुमने मेरे सारे नेबर्स को मार डाला और अब मेरे साथ बिजनेस की बात कर रहे हो? वह बोला, वे बेवकूफ सिर्फ सैक्रिफाइसेस थे, लेकिन तुमने अपनी वैल्यू साबित कर दी है। इस बिल्डिंग को एक नए एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है। अगर तुम हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो तो ये बोल ऑफ मीट सिर्फ शुरुआत है। मैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहे उस टेम्प्टिंग ब्रेस्ड पोर्क को देख रहा था, लेकिन मेरे मन में सिर्फ डिस्गस्ट पैदा हो रहा था। अपोकलिप्स में इस तरह का एबनॉर्मल गिफ्ट अक्सर उसके साथ एक डेडली प्राइस लेकर आता है। मैंने कहा, मुझे एडमिनिस्ट्रेटर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ अपनी छोटी सी जगह में शांति से रहना चाहता हूँ। अपना सामान लेकर निकल जाओ। रेड रोब वाली औरत को गुस्सा नहीं आया। उसने इंसुलेटेड फूड कंटेनर नीचे रखा और एक उंगली उठाकर धीरे धीरे उसे हिलाया। इतनी जल्दी मना मत करो। अगला काउंटडाउन शुरू होने से पहले तुम खुद मुझसे अंदर आने की रिक्वेस्ट करोगे, क्योंकि इस बिल्डिंग का मालिक जागने वाला है। इतना कहकर वह पीछे मुड़ा और उसका अजीब सा शरीर ठंडी धुंध के अंदर गायब हो गया। मैं उस इंसुलेटेड फूड कंटेनर को घूरता रहा और मेरा दिल तेजी से धड़का रहा। होंग्यू के जाने के आधे घंटे के अंदर ही सीसीटीवी ने अचानक तेज अलार्म बजाना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर लोगों का एक ग्रुप फटे पुराने कपड़ों में स्टेयर्स से 8वीं मंजिल की तरफ चढ़ता हुआ दिखाई दिया। वे मॉन्स्टर्स नहीं थे, बल्कि वही मिसिंग नेबर्स थे। उनके हाथों में एक्सेस, स्टील पाइप्स और यहाँ तक कि खुद से बनाए हुए टॉर्चेस भी थे। हर एक की आंखों में मैडनेस साफ दिखाई दे रही थी। वे मरे नहीं थे, लेकिन उनकी मेंटल स्टेट बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही थी। सबसे आगे 301 वाला मिडिल एज आदमी था। उसका पूरा शरीर ठंड से नीला पड़ चुका था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे दर्द का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा हो। वह स्टेयर्स चढ़ते हुए पागलों की तरह चिल्ला रहा था, ली चिंग, शन याओ बाहर निकालो। मिस्टर होंग ने कहा है कि अगर हमने तुम्हारे घर का डिवाइन वाटर पी लिया तो हमें फिर कभी ठंड नहीं लगेगी। मैं तुरंत समझ गया, वह रेड रोब वाली औरत सिर्फ मॉन्स्टर्स का इस्तेमाल करके लोगों को खत्म नहीं कर रही थी, बल्कि इंसानों के लालच का फायदा उठाकर इन सर्वाइवर्स को भी कंट्रोल कर रही थी। उसका प्लान था कि इन नेबर्स को कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल करके मेरे फोर्ट्रेस की डिफेंसेस को कमजोर किया जाए। डिवाइन वाटर? वो आदमी सच में कहानियां बनाने में माहिर है। दर्जनों नेबर्स मेरे दरवाजे के सामने जमा हो गए। अब वे मुझसे रिक्वेस्ट नहीं
कर रहे थे, बल्कि जंगली जानवरों की तरह मेरे मेन डोर के आसपास की दीवार को पागलों की तरह खोदने लगे। उन्हें पता था कि मेन डोर बहुत गर्म है, इसीलिए वे वॉल को खोदकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इस वॉल के अंदर पूरी एलॉय स्टील प्लेट्स लगी हैं। तुम लोग अगले साल तक भी खोते रहो तो इसे पार नहीं कर पाओगे। लेकिन मैंने इन लोगों की मैडनेस को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। उन्होंने मेरे डोर के सामने ज्वलनशील सामान जमा करना शुरू कर दिया। शायद वे बड़े फायर से मेरे डोर की सीलिंग स्ट्रिप्स को पिघलाना चाहते थे। सच में पागल लोगों का ग्रुप है। अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह ही नहीं है तो फिर मुझे भी दया दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने लिविंग रूम के फ्लोर के नीचे लगे रेड स्विच को दबा दिया। ये वही फोर्थ ट्रैप था जिसे मैंने मूल रूप से काले भालू को डिगिंग करके अंदर आने से रोकने के लिए तैयार किया था। मैंने आखिरी बार वार्निंग दी। एक बार फिर कह रहा हूँ, पीछे हट जाओ, वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मेरे दरवाजे के पास दीवार खोद रहे उन पागल नेबर्स को देखकर मैंने अब कोई हेजिटेशन नहीं दिखाई और सीधे फोर्थ ट्रैप का एक्टिवेशन बटन दबा दिया। अचानक कई जोरदार कड़क जैसी आवाजें आईं और मेन डोर के दोनों तरफ का फ्लोर तुरंत पलट गया। अंदर छिपे हुए अलॉय स्पाइक्स ठंडी चमक के साथ तेजी से बाहर निकल आए और सबसे आगे खड़े कुछ नेबर्स को तुरंत पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि मैंने इसकी पावर कंट्रोल करके रखी थी, इसलिए स्पाइक्स ने सिर्फ उनके कपड़ों और जूतों के तलवों को छेदा था। लेकिन इस अचानक एक्टिवेट हुए ट्रैप ने फिर भी भीड़ चीख उठी। ये सिर्फ वार्निंग थी। जो भी एक कदम और आगे बढ़ेगा अगली बार उसके पैरों के तलवों को ही भेदा जाएगा। अभी तक जो भीड़ पूरी तरह क्वंगरे में थी उस पर जैसे ठंडे पानी की बाड़ी डाल दी गई हो और वे सभी पीछे हटने लगे। एक वाले मिडिल एज्ड आदमी का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया और उसके हाथ की एक्स जमीन पर गिरकर साफ आवाज के साथ बज उठी। उसके घर में सच में ट्रैप्स हैं? मिस्टर हॉन्ग ने हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। जब पड़ोसी असमंजस में खड़े थे तभी कॉरिडोर में लाल धुंध अचानक और ज्यादा घनी होने लगी। उस रेड रोब वाली औरत की आवाज कॉरिडोर में गूंजने लगी और उसकी आवाज में लोगों के दिल और दिमाग को बहकाने वाली अजीब पावर थी। डरो मत, वह सिर्फ एक इंसान है। बस अंदर घुस जाओ और तुम लोग इमॉर्टैलिटी हासिल कर सकते हो। फिर कभी इस भयंकर ठंड की तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। जो पड़ोसी अभी पीछे हट रहे थे उनकी आंखें फिर से ब्लैंक और क्रेजी हो गई, मानो उन्हें दर्द महसूस होना ही बंद हो गया हो। वे जमीन से निकले स्पाइक्स के बावजूद आगे बढ़ने लगे और अपने शरीरों से उन ट्रैप्स को भरने की कोशिश करने लगे। ये लोग पागल हो गए हैं। आखिर उस रेड रोब वाली ने इनके दिमाग में क्या भर दिया है? सीसीटीवी में उन लोगों के एक एक करके मुड़े तुड़े चेहरे देखते हुए मुझे समझ आ गया कि ये पड़ोसी अब मेरे जैसे इंसान नहीं रहे थे, बल्कि रेड रोब वाली के कंट्रोल में चलने वाली वॉकिंग कॉर्प्सेस बन चुके थे। बाहर से हमला लगातार जारी था, लेकिन अब मेरे सामने इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। खिड़की के बाहर जमा स्नो इतनी ज्यादा मोटी हो चुकी थी कि रूफ पर लगे सोलर पैनल्स पूरी तरह ढक गए थे और मेरा सेल्फ पावर जनरेशन सिस्टम काम करना बंद हो गया था। डैम, बैकअप बैटरी में अब सिर्फ 30% पावर बची है। मेन डोर हीटिंग और एसी दोनों हाई पावर पर चल रहे हैं, इसलिए बैटरी बहुत तेजी से ड्रेन हो रही है। अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो इंसुलेशन लेयर भी बाहर के 60 डिग्री के एक्सट्रीम कोल्ड को नहीं रोक पाएगी। बैटरी पूरी तरह खत्म होने से पहले मुझे किसी तरह रूफ से स्नो हटानी थी या फिर बाहर मौजूद उन परेशान करने वाले लोगों को खत्म करना था। अगर तुम लोग जाने का नाम नहीं ले रहे हो तो मेरी दूसरी बड़ी गिफ्ट भी ट्राई कर लो। मैं तेजी से लिविंग रूम में गया और सीलिंग में लगे एक हिडन पुल रिंग को खींच दिया। एक स्पेशल हाई इंटेंसिटी लाइट धीरे धीरे नीचे आई और मेन डोर के सामने वाले एरिया पर फोकस हो गई। ये आइस टाइप मॉन्स्टर्स और ब्रेन वॉश्ड लोग स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट लाइट से जरूर नफरत करते होंगे। मैंने इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन किया और एक चकाचौंध कर देने वाली पर्पल लाइट तुरंत फूट पड़ी, जो पीप होल और डोर गैप से होकर सीधे कॉरिडोर में जा रही थी। बाहर से अचानक बेहद दर्दनाक चीखों की आवाज आने लगी। जो पड़ोसी अभी तक पागलों की तरह हमला कर रहे थे वे सभी अपनी आंखें ढककर जमीन पर गिरने लगे। स्ट्रॉन्ग लाइट पड़ते ही रेड फॉग तेजी से गायब होने लगी और उसके अंदर रेड रोब वाली का हैरान और बेचैन चेहरा दिखाई देने लगा। अल्ट्रावायलेट लैंप, तुमने ऐसी चीज भी तैयार कर रखी है? मैंने कहा, मेरे पास इतनी चीजें हैं कि तुम अपनी पूरी जिंदगी सोचते रह जाओगी। अल्ट्रावायलेट लैंप ने कुछ समय के लिए भीड़ को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और रेड रोब वाली भी शैडोज के अंदर गायब हो गई। मैंने इस मौके का फायदा उठाकर सारे अननेसेसरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बंद कर दिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी की एक एक यूनिट बचाई जा सके। अभी जब स्ट्रॉन्ग लाइट उसके शरीर पर पड़ी थी तब मुझे लगा कि उसकी शैडो कुछ अजीब थी। मैंने फुटेज की स्पीड कम करके ध्यान से देखा। स्ट्रॉन्ग लाइट के नीचे रेड रोब वाली की शैडो इंसान जैसी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि वह एक बहुत बड़े मॉन्स्टर की आउटलाइन थी जिसके शरीर से अनगिनत टेंटिकल्स निकल रहे थे। वह कोई साधारण इंसान या कोई ट्विंस नहीं है, वह इस डंजन की असली बॉस है या फिर उस मालिक का ही इनकारनेशन है। मैं अभी इस सिचुएशन से निपटने का तरीका सोच ही रहा था कि अचानक घर के अंदर का टेम्परेचर तेजी से गिरने लगा। मैंने सभी डोर्स और विंडोज अच्छी तरह बंद कर रखे थे, फिर भी लिविंग रूम के बीचों बीच अचानक एक आइस पिलर बनने लगा। क्या हो रहा है? क्या वह सीधे दीवारों को पार करके अंदर आ सकता है? आइस पिलर तेजी से बड़ा होने लगा और कुछ ही पल में रेड रोब वाली के शेप में बदल गया। इस बार उसने वह रेड रोब नहीं पहनी थी और उसका पूरा शरीर व्हाइट फ्रॉस्ट से ढका हुआ एक भयानक रूप ले चुका था। वह बोला, ली चिंग, तुम्हें लगता है कि इस आयरन शेल के अंदर छिपकर तुम सेफ हो? इस बिल्डिंग की एक एक ईंट और एक एक टाइल भी मालिक के कंट्रोल में है। अब जब तुम अंदर आ ही गए हो तो जिंदा बाहर जाने की उम्मीद मत रखना। मैं जोर से चिल्लाया, बाहर निकल, और अचानक उस आइस फिगर की तरफ झपट पड़ा। मेरी इलेक्ट्रिक बैटन से ब्लू इलेक्ट्रिक आर्क्स निकल रहे थे, लेकिन मेरा शरीर सीधे उसके शरीर के आर पार निकल गया, मानो वह सिर्फ एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन हो। भले ही वह आइस फिगर किसी प्रोजेक्शन जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके हाथ के एक मूवमेंट से उठने वाली फ्रीजिंग कोल्ड एनर्जी बिल्कुल रियल थी। लिविंग रूम का फ्लोर तुरंत फ्रीज होकर क्रैक होने लगा और वह ठंड मेरे पैरों तक पहुंच गई। डैम, तो फिजिकल अटैक्स इस पर काम नहीं करते। आइस फिगर का हाथ मेरे चेस्ट को छूने ही वाला था कि मुझे अचानक उस मिस्टीरियस वेपन्स बॉक्स की याद आई जिसे मैंने
अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था। मैं लुढ़कते हुए तेजी से उसकी तरफ भागा और उसके अंदर से लाल लाइट से चमकता हुआ एक येलो टैलिस्मन पेपर निकाल लिया। ये खरीदते समय मिली हुई ली हुआ टैलिस्मन है। कहा गया था कि ये हर तरह की इविल एनर्जी और फ्रीजिंग पॉइजन को तोड़ सकती है। पता नहीं काम करेगी या नहीं। मैं जोर से चिल्लाया और उस टैलिस्मन को अपनी इलेक्ट्रिक बैटन पर कस कर चिपका दिया। फिर एक बार फिर आइस फिगर पर वार किया। इस बार जैसे ही टैलिस्मन फ्रीजिंग एनर्जी के संपर्क में आया, उसमें से अपने आप लाल आग की एक तेज लपट फूट पड़ी। आग इलेक्ट्रिक बैटन के साथ फैलती चली गई और कुछ ही पल में उसने एक विशाल फायर ब्लेड का रूप ले लिया। काम कर रहा है। फायर ब्लेड आइस फिगर के शरीर पर लगी तो गर्म मेटल के पानी में जाने जैसी तेज सिजलिंग साउंड हुई। आइस फिगर दर्द से चीख उठा और उसका पहले वाला वर्चुअल बॉडी अचानक सॉलिड होने लगा। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देने लगा। वह बोला, ये कैसी पावर है? तुम्हारे पास ये चीज कैसे हो सकती है? ये इस डंजन का हिस्सा नहीं है। मैंने कहा, मैं दूसरे वर्ल्ड से आया हूँ, थोड़ा लोकल सामान साथ ले आया, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब टूट जा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर फायर ब्लेड घुमाया। फायर ब्लेड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तेजी से चला और आइस फिगर का शरीर बीच से कट गया। उसका शरीर अनगिनत आइस फ्रैगमेंट्स में टूटकर जमीन पर बिखर गया और फिर फ्लेम्स ने उन सभी टुकड़ों को जलाकर पूरी तरह गायब कर दिया। आइस फिगर के गायब होते ही घर के अंदर की फ्रीजिंग कोल्ड एनर्जी आखिरकार कुछ कम हो गई। मैं इलेक्ट्रिक बैटन के सहारे खड़ा होकर जोर जोर से सांस लेने लगा। ली हुआ टैलिस्मन की पावर भी खत्म हो चुकी थी और टैलिस्मन पेपर राख बनकर गिर गया। बाल बाल बच गया। अगर ये टैलिस्मन नहीं होता तो आज मैं सच में आइस स्टैच्यू बन गया होता। मैं अभी बैठकर आराम भी नहीं कर पाया था कि पूरी बिल्डिंग अचानक जोर जोर से हिलने लगी। ये अर्थक्वेक नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा जीव बिल्डिंग के नीचे करवट बदल रहा हो। सीसीटीवी फुटेज में कॉरिडोर की जमा हुई स्नो अचानक काली पड़ने लगी और सड़ने लगी, जिससे चारों तरफ भयानक बदबू फैल गई। जो नेबर्स पहले आइस स्टैच्यूज में बदल चुके थे, उनकी बॉडीज एक एक करके फ्लोर के अंदर धंसने लगी। अब क्या हो रहा है? काउंटडाउन तो अभी खत्म भी नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहे काउंटडाउन की तरफ देखा। जहां पहले अभी 6 घंटे बाकी थे, वहां नंबर्स अचानक तेजी से बदलने लगे और आखिर में स्क्रीन पर लाल वार्निंग दिखाई देने लगी। डंजन बैलेंस के टूटने का पता चला है। मालिक समय से पहले जाग गया है। मैं गुस्से में बोला, क्या खेल नहीं खेल सकते? हारने लगे तो पूरी टेबल ही पलट दोगे? मैं तुरंत खिड़की के पास भागा और देखा कि सोसाइटी के बीच का खाली मैदान अचानक फट गया था और वहां एक बहुत बड़ी अबिस बन गई थी। उस गहरी खाई के अंदर से एक ऐसी विशाल ब्लैक लॉ बाहर निकली जिसे शब्दों में डिस्क्राइब करना भी मुश्किल था। उस लॉ ने हमारी पूरी बिल्डिंग के फाउंडेशन को कसकर पकड़ लिया। बिल्डिंग को धीरे धीरे उस अबिस की तरफ खींचा जाने लगा और आसमान तक गूंजने वाली भयानक मेटल टूटने की आवाज चारों तरफ फैल गई। मैंने अपनी मेहनत से बनाए हुए अपोकलिप्स फोर्ट्रेस को देखा, लेकिन उस एब्सोल्यूट पावर के सामने वह फोर्ट्रेस भी कितना छोटा और बेबस दिखाई दे रहा था। मैंने कहा, तुम मुझे खाना चाहते हो तो पहले ये देख लेना कि तुम्हारे दांत इतने मजबूत भी हैं या नहीं कि मुझे खा सको। बिल्डिंग जोर जोर से हिलने लगी, लेकिन इसकी वजह जमीन के नीचे का कोई मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि बिल्डिंग की फाउंडेशन को भयानक नुकसान पहुंच चुका था। सीसीटीवी के जरिए मैंने देखा कि नीचे रेड रोब वाली कुछ छोटी एक्सकेवेटर्स को कमांड कर रही थी और वे बिल्डिंग की फाउंडेशन को पागलों की तरह खोद रहे थे। ये पागल लोग मुझे बाहर निकालने के लिए पूरी बिल्डिंग को ही गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहे काउंटडाउन को देखा। पहले मुझे लगा था कि ये किसी नए मॉन्स्टर के आने का काउंटडाउन है, लेकिन अब समझ आ रहा था कि यह बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल फेलियर का आखिरी वार्निंग था। अगर बिल्डिंग 15 डिग्री से ज्यादा टिल्ट हो गई तो मेरी इतनी मेहनत से बनाई हुई फोर्ट्रेस ही मेरी आयरन कॉफिन बन जाएगी। नहीं, मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। अगर तुम लोग मेरा घर गिराना चाहते हो तो मैं भी इसमें थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन डाल देता हूँ। मैं कंट्रोल पैनल के पास भागा और बेसमेंट में लगाए गए इमरजेंसी रीइंफोर्समेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। वहां कुछ मोटे हाइड्रोलिक सपोर्ट रॉड्स लगे हुए थे, जिन्हें मैंने ओरिजिनली अर्थक्वेक से बचाव के लिए लगाया था, लेकिन अब वही पूरी बिल्डिंग को बचाने की आखिरी उम्मीद बन चुके थे। टिके रहो, मेरे लिए टिके रहो। जैसे ही हाइड्रोलिक सपोर्ट रॉड्स जमीन की परत में धंसे, बिल्डिंग का शेकिंग कुछ समय के लिए कम हो गया, लेकिन मैं जानता था कि ये ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। सीसीटीवी में मैंने नीचे कई बड़े गैसोलीन बैरल्स देखे। फायर भले ही इन वॉल्स को तुरंत नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी क्योंकि वे हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट थीं, लेकिन लंबे समय तक लगातार जलने से स्टील की स्ट्रेंथ जरूर कम हो सकती थी। मैंने रेड रोप वाली को नीचे इंस्ट्रक्शंस देते हुए देखा और समझ गया कि असली बैटल अब शुरू हुई थी। नीचे भयंकर आग भड़क उठी और काला घना धुआं कॉरिडोर और विंडोज की गैप से तेजी से ऊपर आने लगा। भले ही मैंने घर को पूरी तरह एयरटाइट बनाया था, फिर भी उस धुएं की तीखी डार जैसी स्मेल अंदर तक पहुंच गई। रुको, इस स्मोक में पॉइजन है। इन लोगों ने आग में रबर और प्लास्टिक डाल दिया था। रेड रोप वाली का ये मूव बेहद विशेष था। उसे पता था कि मेन डोर को तोड़ना आसान नहीं है, इसलिए वह डेंस स्मोक के जरिए मुझे अंदर ही दम घोंटकर मारना चाहती थी। मैंने तुरंत इंडोर एयर सर्कुलेशन और प्यूरिफिकेशन सिस्टम एक्टिवेट कर दिया, लेकिन प्यूरिफायर का फिल्टर बहुत तेजी से कंज्यूम हो रहा था। इतनी मात्रा में स्मोक आने पर यह ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे ही चल सकता था। मैंने सीसीटीवी स्क्रीन बदली और देखा कि जो नेबर्स पहले ब्रेन वॉश हो चुके थे, उन्हें रेड रोप वाली ने विंड के ऑपोजिट साइड से हटाकर ऐसी जगह खड़ा कर दिया था जहां हवा का फ्लो उनकी तरफ से बिल्डिंग की ओर जा रहा था। उनके हाथों में वेट टॉवल्स थे और वे ब्लैंक एक्सप्रेशंस के साथ फायर को देख रहे थे। मैं चिल्लाया, तुम लोग पागल हो गए हो? अगर आग इतनी बड़ी हो गई तो तुम लोग भी बच नहीं पाओगे। लेकिन किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। रेड रोप वाली स्मोक के बीच खड़ी थी और उसने मेरे सीसीटीवी कैमरा की तरफ धीरे धीरे एक रिमोट कंट्रोल उठाया। वह बोली, मिस्टर ली, इतना स्ट्रगल मत करो, ये स्मोक तो सिर्फ एपिटाइजर है। अगर तुम अभी डोर खोलकर अपना सामान सबके साथ बांट दो तो मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हें सेफली यहाँ से जाने दूंगी। मैंने कहा, सामान बांट दूं? मुझे लगता है तुम मुझे ही अगली ब्रेज्ड मीट की डिश बनाना चाहती हो। मैंने स्पीकर बंद कर दिया और किचन की तरफ चला गया। अगर तुम्हें आग से खेलना है तो मैं भी आग में थोड़ा और फ्यूल डाल देता हूँ। स्मोक लगातार
अंधकार और घना होता जा रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल पैनिक नहीं हुआ। मैंने सीसीटीवी सिस्टम का इंफ्रारेड मोड एक्टिवेट किया और रेड रोब वाली की हर मूवमेंट पर अपनी नजरें जमा दी। इसकी मूवमेंट्स इतनी प्रोफेशनल क्यों हैं? मैंने रेड रोब वाली के हाथ में मौजूद रिमोट को जूम करके देखा। वह कोई ऑर्डिनरी रिमोट नहीं था, बल्कि किसी इंडस्ट्रियल ब्लास्टिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला इग्निशन डिवाइस था। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मुझे च्वान यूएस से पहले देखी हुई एक वांटेड नोटिस याद आ गई। मुझे याद आ गया, ये वही फ्यूजिटिव है जो 10 साल से फरार है। इसका निकनेम रेड फॉक्स था। वह किसी डिवाइन मेडिसिन के लिए ये सब नहीं कर रही थी। उसका असली मकसद इस बिल्डिंग को गिराकर उस सीक्रेट को छिपाना था जिसे उसने बेसमेंट में छिपा रखा था। ओरिजिनल नॉवल में ये पूरी घटना थी ही नहीं। लगता है मेरे आने की वजह से उसकी पूरी प्लान बुरी तरह डिस्टर्ब हो गई और अब उसे मजबूरी में अपना प्लान समय से पहले एग्जीक्यूट करना पड़ रहा था। अब समझ आया कि वह लगातार मेरे रूम में घुसने की कोशिश क्यों कर रही थी। जब मैंने घर को रीइंफोर्स करवाया था, तभी गलती से मैंने उसकी दीवार के अंदर छिपी हुई एक्सप्लोसिव वायरिंग को काट दिया था। मैंने तुरंत घर की रेनोवेशन के समय का सर्किट डायग्राम निकाला। वास्तव में 8 फ्लोर की लोड बेयरिंग वॉल के अंदर कुछ ऐसी पतली वायर्स थीं जिनका कोई क्लियर सोर्स नहीं था। लगता है मेरी किस्मत ही बहुत अच्छी थी। रेनोवेशन के दौरान गलती से ही सही मैंने उसकी हिडन वायरिंग काट दी। रेड रोब वाली को भी शायद इस बात का एहसास हो गया था। उसने अब अनाउंसमेंट्स करना बंद कर दिया और खुद एक ब्लैक ब्रीफकेस लेकर इमरजेंसी स्टेयरकेस से 8 फ्लोर की तरफ चढ़ने लगी। आखिरकार रेड रोब वाली मेरे डोर के सामने पहुंच गई। इस बार उसके साथ न तो ब्लैक बेयर था और न ही कोई नेबर, बल्कि वह अकेले मेरे मेन डोर के किनारे ड्रिलिंग कर रहा था और डायरेक्शनल ब्लास्टिंग करने की तैयारी कर रहा था। मैंने कहा, ठीक है, इतनी मेहनत मत करो। तुम्हारे उन डेटोनेटर्स की वायरिंग तो मैंने घर की रेनोवेशन के दौरान बेकार की इलेक्ट्रिक वायर्स समझकर पहले ही काट दी थी। डोर के बाहर उसकी मूवमेंट अचानक रुक गई। रेड रोब वाली ने ड्रिल बंद कर दी और कुछ देर तक खामोश रही। फिर बोली, तुम्हें सच में काफी कुछ पता है। अगर ऐसा है तो तुम्हें और भी ज्यादा जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। मैंने कहा, तुम्हें लगता है कि इस बिल्डिंग को उड़ाकर तुम बचकर निकल जाओगे? पुलिस ने बाहर का पूरा एरिया घेर लिया है। अभी जो एक्सप्लोजन्स हुए थे उन्होंने उन्हें अलर्ट कर दिया है। अगर तुम अभी चले जाओ तो शायद बच सके हो। असल में मैं सिर्फ उसे ब्लफ कर रहा था, क्योंकि सिस्टम ने सिग्नल को ब्लॉक कर रखा था और बाहर की दुनिया को बिल्कुल पता नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन मुझे उसकी साइकोलॉजिकल डिफेंस तोड़नी थी। वो बोला, मुझसे झूठ मत बोलो, इस पूरे 5 किलोमीटर के एरिया पर मेरे सिग्नल जैमर्स का कवरेज है। ली छिंग, तुम समझदार इंसान हो। उन कटी हुई हिडन वायर्स को दोबारा जोड़ दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मैंने कहा, तुम मेरी जान बख्शोगे? तुम तो उन सारे नेबर्स को भी एक साथ उड़ाने वाले हो। तुम मुझे कैसे छोड़ोगे? सीसीटीवी के जरिए मैंने देखा कि नीचे मौजूद नेबर्स ने जैसे ही उड़ा दूंगा वाली बात सुनी, उनमें हलचल शुरू हो गई। रेड रोब वाली के झूठ धीरे धीरे टूटने लगे थे। उसकी साइकोलॉजिकल अटैक स्ट्रेटेजी काम नहीं आई तो उसने अब छिपना छोड़ दिया। उसने सीधे डोर की गैप में प्लास्टिक एक्सप्लोसिव का एक ब्लॉक डाल दिया। वह बोला, अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगे तो अपने फोर्ट्रेस के साथ आसमान में उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मैं प्लास्टिक एक्सप्लोसिव की पावर अच्छी तरह जानता था, इसलिए तुरंत बेडरूम में भागा और उस ग्रीन बटन को दबा दिया जिसे मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया था। मुझे उड़ाना चाहते हो? पहले कोल्ड शावर ले लो। पूरे घर के फायर सप्रेशन और ब्लास्ट प्रोटेक्शन सिस्टम को एक्टिवेट करते ही मेन डोर के बाहर से भारी मात्रा में ड्राई पाउडर और फायर फाइटिंग फोम निकलने लगा और उसने उस एक्सप्लोसिव ब्लॉक को पूरी तरह ढक लिया। साथ ही मैंने हाई फ्रीक्वेंसी जैमर भी एक्टिवेट कर दिया ताकि उसके इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर के सिग्नल को इंटरफियर किया जा सके। तभी अचानक बिल्डिंग के बाहर हेलीकॉप्टर की तेज आवाज गूंजने लगी। एक विशाल सर्च लाइट ने काले स्मोक को चीरते हुए हमारी मंजिल को रोशन कर दिया। काउंटडाउन खत्म हो चुका था। असल में नए डंजन के शुरू होने का मतलब ही बाहरी दुनिया पर लगा सिग्नल ब्लॉकेड हट जाना था। रेड फॉक्स ने यह देखा तो उसका चेहरा बदल गया। वह एक्सप्लोसिव को वहीं छोड़कर तुरंत भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से जाने कैसे देता? मैंने कहा, जब यहाँ आए हो तो यहीं रहो। मैंने मेन डोर के मैकेनिज्म को एक्टिवेट किया और पीप होल से अचानक हाई प्रेशर टीयर गैस बाहर निकल गई। रेड फॉक्स चीख पड़ा और अपनी आंखें पकड़ते हुए इमरजेंसी स्टेयरकेस से नीचे गिरने लगा। नीचे से स्पेशल पुलिस फोर्सेस की आवाजें सुनाई देने लगी। ब्रेन वॉश नेबर्स ने भी तुरंत अपने हाथ सिर के पीछे रखकर जमीन पर बैठना शुरू कर दिया। मैंने सीसीटीवी में धीरे धीरे बुझती हुई फायर को देखा और राहत की लंबी सांस ली। आखिरकार सच में सब खत्म हो गया। जब स्पेशल पुलिस ने विंडो तोड़कर अंदर एंट्री की, तब मैं सोफा पर पड़ा हुआ जोर जोर से सांस ले रहा था। रेड फॉक्स की आंखों से टीयर गैस की वजह से लगातार पानी निकल रहा था और 2 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स उसे इमरजेंसी स्टेयरकेस से नीचे लेकर आए। मैंने कहा, पुलिस ऑफिसर, गोली मत चलाना। मैंने ही रिपोर्ट की थी और मैं इस घर का ओनर हूँ। मुझे उस फोर्ट्रेस से बाहर लाया गया जिसने आधे महीने से भी ज्यादा समय तक मेरी रक्षा की थी। डोर से बाहर निकलते ही पूरा कॉरिडोर हेवीली आर्म्ड पुलिस ऑफिसर्स से भरा हुआ था और कुछ नेबर्स का ट्रीटमेंट चल रहा था। एक नेबर बोला, पुलिस ऑफिसर, मैं मजबूर था। सब उस रेड रोब वाले की वजह से हुआ। उसने हम पर गन तान रखी थी। मैं उन नेबर्स को देख रहा था जो कुछ समय पहले हमारे डोर पर पागलों की तरह हमला कर रहे थे, लेकिन अब वे एक एक करके रैबिट से भी ज्यादा शांत बने हुए थे। कभी कभी इंसानों का दिल ब्लैक बेयर से भी ज्यादा बदलने वाला होता है और उससे भी ज्यादा सस्ता। तभी टीम लीडर ने कहा, बॉस, फायर के अंदर इलीगल सामान मिला है। रेड फॉक्स ने लोड बेयरिंग वॉल के अंदर डेटोनेटर्स छिपाए थे। जल्दी से बॉम्ब डिस्पोजल टीम को बुलाकर इसे हैंडल करवाओ। टीम लीडर ने मुझे गहराई से देखा और हाथ के इशारे से ऑफिसर्स को मुझे नीचे ले जाने के लिए कहा। मैंने पीछे मुड़कर अपने मेन डोर को आखिरी बार देखा। उस पर जगह जगह स्क्रैचेस और जले हुए निशान थे, लेकिन उसने सच में अपना काम पूरा किया था और मुझे हेल के किनारे से वापस खींच लिया था। एम्बुलेंस के पास बैठकर मुझे लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे ही मेरी नजर अनजाने में फिर से रेटिना पर गई, वह डैम काउंटडाउन गायब नहीं हुआ था, बल्कि वह गोल्डन कलर में बदल चुका था। फर्स्ट स्टेज सर्वाइवल चैलेंज कंप्लीटेड, रिवॉर्ड परमानेंट हाउस रीइंफोर्समेंट, सेकंड स्टेज ट्रूथ इन्वेस्टिगेशन इनिशिएटेड। मैंने सोचा, अभी खत्म नहीं हुआ, क्या ये सिस्टम मुझे मारकर ही मानेगा? मुझे सोसाइटी के बाहर लगाए गए एक टेम्परेरी टेंट में रखा गया। ऑफिशियली यह मेरी प्रोटेक्शन के लिए था, लेकिन असल में यह एक तरह की नजरबंदी थी। रेड
फॉक्स इंटेरोगेशन रूम में एक शब्द भी नहीं बोल रहा था और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी डेड एंड पर पहुंच गई थी। तभी किसी ने कहा, ये कैसे पॉसिबल है, इस सोसाइटी के डेवलपर की सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी गई है। मैंने अपने फोर्ट्रेस के एन्क्रिप्टेड नेटवर्क का इस्तेमाल करके सोसाइटी के मैनेजमेंट के बैक एंड डेटाबेस में हैक किया और वहां मुझे पता चला कि इस बिल्डिंग के सभी ओनर्स मेरे समेत असल में एक स्पेशल ऑब्जर्वेशन लिस्ट में शामिल थे। ब्लैक बेयर का बिल्डिंग में घुसना कोई एक्सीडेंट नहीं था। एक्सट्रीम कोल्ड वेदर भले ही नेचुरल फिनोमिनॉन था, लेकिन रेड फॉक्स का यहाँ आना डेफिनेटली प्लान्ड था। मुझे प्रेशर टेस्ट नाम की एक फाइल मिली। असल में यह सोसाइटी डीप स्पेस फार्मास्यूटिकल्स नाम की एक कंपनी ने एक एक्सपेरिमेंटल साइट के रूप में बनाई थी। उनका उद्देश्य एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर इंसानों के बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग लॉजिक को टेस्ट करना था। तो हम सब उनके गिनी पिग्स हैं। ब्लैक बेयर उन्होंने यहाँ छोड़ा था और रेड फॉक्स को भी उन्होंने ही हायर किया था। मैं इस इन्फॉर्मेशन को और गहराई से इन्वेस्टिगेट करने ही वाला था कि टेंट के बाहर अचानक तेज फुटस्टेप्स सुनाई दिए। मैंने तुरंत फोन छिपाया और फोल्डिंग बेड पर लेटकर सोने का नाटक करने लगा। बाहर से आवाज आई, क्या वह लीचिंग अभी तक नहीं बोला? वह हमारे रिसर्च के लिए बहुत वैल्यूएबल है, हमें उसे किसी भी हालत में अपने कब्जे में लेना होगा। मेरे दिल को झटका लगा। तो उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है। यहाँ तक कि मैनेजमेंट का मैनेजर भी उनके लोगों में से एक है। मैंने मन ही मन कहा, अगर तुम लोग खेलना चाहते हो तो मैं इस पूरी चेस बोर्ड को ही उलट दूंगा। गार्ड की शिफ्ट बदलने के दौरान मिले मौके का फायदा उठाकर मैं टेम्पोरेरी कैंप से बाहर निकल गया। मैं भाग नहीं रहा था, बल्कि पेट्रोल टीम से बचते हुए वापस उस बिल्डिंग में घुस गया जो अब पूरी तरह खाली थी। मैंने कहा, घर जैसा आराम कहीं नहीं। हालांकि अब यह जगह सिर्फ एक एम्प्टी शेल रह गई थी, लेकिन मेरे पास काउंटर अटैक करने का मौका सिर्फ यही था। मैंने फिंगरप्रिंट लॉक का इस्तेमाल करके दोबारा अपने रूम में एंट्री की। सिस्टम ने मेरी वापसी डिटेक्ट करते ही सभी डिफेंसिव फैसिलिटीज फिर से एक्टिवेट कर दी। इलीगल इंट्रूडर्स डिटेक्टेड नियर बाय। क्या ऑटोमेटिक डिफेंस एक्टिवेट करना है? मैंने कहा, अभी एक्टिवेट मत करो। सीसीटीवी फुटेज मेरे फोन पर कनेक्ट करो। मैं देखना चाहता हूँ कि ये साइंटिस्ट आखिर करना क्या चाहते हैं। सीसीटीवी में कुछ लोग व्हाइट प्रोटेक्टिव सूट्स पहने हुए दिखाई दिए। वे लोग दबे पांव बेसमेंट में घुस रहे थे। उनके हाथों में बड़े बड़े बॉक्सेस थे जो देखने में किसी तरह के सैम्पलिंग इक्विपमेंट लग रहे थे। जैसा मैंने सोचा था, वे एक्सपेरिमेंट के सारे ट्रेसेस साफ करने आए थे। अगर उन्होंने सारे एविडेंस अपने साथ ले लिया तो मैं हमेशा के लिए हिंसक तरीके से कानून का विरोध करने के शक में फंस जाता। मैंने लिविंग रूम के फ्लोर की हिडन कंपार्टमेंट खोली और उसके अंदर से एक हाई पावर सिग्नल ट्रांसमीटर निकाला। यह वही सीक्रेट वेपन था जिसे मैंने घर की रेनोवेशन के समय पहले से इंस्टॉल करने के लिए रखा था। यह सीधे 1 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बंद कर सकता था। एविडेंस साफ करने आए हो, पहले तुम्हारे सारे इक्विपमेंट को कबाड़ बना देता हूँ। मैंने ट्रांसमिशन बटन दबाया और उसी पल पूरी बिल्डिंग की लाइट्स एक बार फ्लिकर हुई। बेसमेंट से उन लोगों की घबराई हुई आवाजें सुनाई देने लगी। तभी प्रॉपर्टी मैनेजर कुछ मजबूत लोगों को साथ लेकर जबरदस्ती मेरा डोर तोड़कर अंदर घुस आया। उन्हें लगा था कि मैं अभी भी टेम्पोरेरी कैंप में हूँ, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मैं लिविंग रूम की रॉकिंग चेयर पर आराम से बैठा हुआ था और हाथ में एक ग्लास कोका कोला पकड़े हुए था। मैंने कहा, मैनेजर साहब, आधी रात को इतने लोगों को लेकर मीटर चेक करने आए हो क्या? आपकी एफिशिएंसी तो कमाल की है। लीचिंग, तुम सच में एक वेरिएबल हो। वह फाइल हमें दे दो। मैं कंपनी से बात करके तुम्हें हमारा पार्टनर बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। मैंने कहा, पार्टनर रेड फॉक्स की तरह जिसे तुम लोग इस्तेमाल करके छोड़ देते हो, या फिर नेबर्स की तरह जिन्हें तुम लोग सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट्स का रॉ मटेरियल समझते हो? मैं बिल्कुल नहीं घबराया और कहा, वैसे तुम्हें बताना भूल गया, इस लिविंग रूम का फ्लोर अब इलेक्ट्रिक है। मैंने रॉकिंग चेयर के आर्म रेस्ट पर लगे इलेक्ट्रिक मोटर बटन को दबाया और उसी पल चीखों की आवाज गूंज उठी। वे कुछ मजबूत लोग मेरे पास पहुंच भी नहीं पाए थे कि हाई वोल्टेज करंट ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। प्रॉपर्टी मैनेजर ने इंसुलेटेड शूज पहने हुए थे, इसलिए वह किसी तरह बच गया, लेकिन उसके हाथ में मौजूद गन अब सीधे मेरे सिर पर तनी हुई थी। वह बोला, तुम्हें लगता है ये छोटे मोटे ट्रिक्स तुम्हारी जान बचा सकते हैं? मर जाओ। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, मैंने सीलिंग पर लगे हाई प्रेशर वाटर कर्टन को एक्टिवेट कर दिया। पानी की तेज धार ने न सिर्फ उसकी विजन को डिस्टर्ब किया, बल्कि पूरे लिविंग रूम को एक विशाल कंडक्टिव जोन में बदल दिया। मैंने कहा, गुड बाय मैनेजर। अगली जिंदगी में एक्सपेरिमेंट करना हो तो ऐसे पड़ोसी को चुनना जो रेनोवेशन का शौकीन न हो। इलेक्ट्रिक करंट पानी के रास्ते से तुरंत उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। प्रॉपर्टी मैनेजर का शरीर कुछ पल तक बुरी तरह कांपा और फिर वह पूरी तरह जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। सुबह की पहली सनलाइट जब लिविंग रूम में पहुंची, तब तक बड़ी संख्या में पुलिस व्हीकल्स पूरी सोसाइटी को घेर चुकी थी। इस बार स्पेशल पुलिस नहीं, बल्कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आई थी। मैंने कहा, यही वो एविडेंस है जो आप लोग ढूंढ रहे थे। सारे एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड्स और मनी ट्रांसफर रिकॉर्ड्स इस यूएसबी ड्राइव में हैं। मैं बिल्डिंग के सामने खड़ा होकर डीप स्पेस फार्मास्यूटिकल्स के एग्जीक्यूटिव्स को एक एक करके हैंडकफ्स लगते हुए देख रहा था। वह सिस्टम काउंटडाउन जिसने इतने समय से मुझे परेशान कर रखा था, आखिरकार उसी पल पूरी तरह जीरो हो गया और उसकी जगह एक लाइन ऑफ ग्रीन टेक्स्ट दिखाई दी। ऑल डंजन्स क्लियर्ड। होस्ट हैज ऑब्टेन्ड लाइफ टाइम सेफ हाउसिंग राइट्स। सिस्टम ऑफिशियली टर्मिनेटेड। मैंने सोचा, आखिर अब मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह जी सका हूँ। नेबर्स को धीरे धीरे वापस लाया गया। हालांकि सभी की नजरों में मेरे लिए अभी भी रिस्पेक्ट और दूरी दोनों थी, लेकिन अब कोई भी मेरे डोर पर नॉक करने की हिम्मत नहीं करता था और न ही कोई ओनर ग्रुप में मुझे मॉरल प्रेशर देने की कोशिश करता था। एक नेबर ने कहा, मिस्टर ली, गुड मॉर्निंग। मैंने जवाब दिया, गुड मॉर्निंग अंकल वांग। मैं वापस अपने फोर्ट्रेस में आ गया। दीवारों के अंदर लगी स्टील प्लेट्स अभी भी मौजूद थी और पीप होल के स्पाइक्स भी मैंने नहीं हटाए थे। इस अनसर्टन वर्ल्ड में ये ठंडी मेटल प्लेट्स ही मुझे सबसे ज्यादा सिक्योरिटी देती थी। हालांकि सिस्टम जा चुका था, लेकिन मैंने ये पूरा सेटअप हमेशा के लिए वैसे ही रखने का फैसला किया। आखिर कौन जानता है कि कल फिर कोई नया ब्लैक बेयर मेरे डोर पर नॉक करने आ जाए। तो भाई लोग, इस तरह इस मनहवा का पूरा रिकैप यहीं खत्म होता है। शुरुआत में जहां मुझे एक ब्लैक बेयर से बचने के लिए अपने घर को फोर्ट्रेस बनाना पड़ा, वहीं आगे चलकर मुझे पता चला कि इसके पीछे एक पूरी डेंजरस कॉन्स्पिरेसी
छिपी हुई थी। आखिर में मैंने ना सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि पूरे एक्सपेरिमेंट का सच भी सामने ला दिया। अगर आपको ये मानवा रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मानवा स्टोरीज के लिए जुड़े रहो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय भाई लॉग।